नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय राम जी की। मैं आपसे चर्चा करूंगा अरस्तू के विचारों के ऊपर। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने आपसे अरस्तू के जीवन के ऊपर, उसकी बुक्स के ऊपर, उसकी अध्ययन पद्धति, स्टडी मेथड्स के ऊपर और ज्ञान की श्रेणियों के ऊपर चर्चा की थी। अब मैं अरस्तू से संबंधित उसके जो राजनीतिक विचार है अरस्तू के, जो पॉलिटिकल आइडियाज हैं अरस्तू के, उनके ऊपर आपसे चर्चा करूंगा और ये बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन उठते हैं, कहाँ से उठते हैं, कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे और वर्तमान ट्रेंड क्या है ये भी चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा कर रहे हैं अरस्तू महोदय की। शुरुआत हम अरस्तू और प्लेटो के आपसी संबंध, अरस्तु और प्लेटो की विचार साम्यता और अरस्तु और प्लेटो के विचारों में जो अंतर है वहां से करेंगे। अरस्तु और प्लेटो की तुलना, इनकी हम तुलना करेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो गुरु और चेले दोनों के अंदर साम्यता रखती है, समानता रखती है। तो देखिए, अरस्तु और प्लेटो दोनों के दोनों कुलीन तंत्र के समर्थक हैं। दोनों के दोनों लोकतंत्र के विरोधी हैं। लोकतंत्र पसंद नहीं है दोनों को ही, बल्कि अरिस्टोक्रेसी पसंद है इनको। कुलीन की वो लोग जो ज्ञानवान हों, जिनके पास संपत्ति भी हो और जो परहित में शासन करे, ऐसे लोगों के समूह के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको हम कुलीन तंत्र, अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। तो ये कुलीन तंत्र के समर्थक हैं। खुद प्लेटो से अरस्तु ने बहुत कुछ ग्रहण किया है। अरस्तु ने जो संविधानों का वर्गीकरण किया है, जो कि बड़ा फेमस है, वो प्लेटो से लिया है। अरस्तु का जो रूल ऑफ लॉ है वो भी प्लेटो से लिया है। ये दोनों के दोनों, ये तो द लॉ से लिया हुआ है और ये द स्टेट्समैन से लिया हुआ है। तो अरस्तु प्लेटो से बहुत कुछ ग्रहण करता है, लेकिन ग्रहण करने के बाद बहुत कुछ बदल भी देता है। अरस्तु और प्लेटो के जो संबंध है, अगर हम आधुनिक युग की विचारकों के साथ तुलना करें तो हम बेंथम और मिल के जो संबंध है उनके साथ तुलना कर सकते हैं कि ये अपने गुरु से काफी कुछ ग्रहण करते हैं और बहुत कुछ उसमें परिवर्तन भी कर देते हैं। एक विचारक है विल डूरा। मैंने कहा बेंथम और जेस मिल था, वैसा ही संबंध इनसे पूर्व हमें प्लेटो और अरस्तु में दिखाई देता है। विल डूरा ने एक बड़ी जोरदार बात कही है। विल डूरा कहते हैं कि अरस्तु को दर्शन से बहुत ज्यादा प्रेम था, सत्य से, दर्शन से बहुत ज्यादा प्रेम था और प्लेटो को भी ये पता था कि ये नवयुग है, ये दर्शन से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। विल डूरा आगे लिखता है कि अरस्तु, प्लेटो जब जिंदा था तभी ये कहना शुरू कर दिया था अरस्तु ने कि प्लेटो के साथ ही दर्शन का अवसान नहीं हो जाएगा। इसको हम कहानी के माध्यम से या इसे साधारण चर्चा के माध्यम से समझते हैं। चलिए इसको कहानी में परिवर्तित कर देते हैं कि विल डूरा कहना क्या चाह रहा है। विल डूरा ये कहना चाह रहा है कि बैठे हैं, शिष्य बैठे हैं चल प्लेटो के और आपस में चर्चा कर रहे हैं।
एक शिष्य ये कहता है कि अब प्लेटो महोदय वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, और इन्होंने दर्शन को जिस स्तर के ऊपर पहुंचा दिया है, इसलिए हम प्लेटो को पूर्ण ग्रीक बोलते हैं, कि उस स्तर तक पहुंचा दिया है कि अब गुरुजी की मौत हो जाएगी तो दर्शन का अवसान हो जाएगा, कि इसके बाद फिलोसफी नहीं बचेगी, गुरुजी है तब तक ही दर्शन है। तब अरस्तु इस चीज का विरोध करता है और वो ये कहता है कि गुरुजी के साथ यानी प्लेटो की मौत के साथ दर्शन का अवसान नहीं होगा, मैं बैठा हूं ना। यही बात फिर वो चेला जा कहता है प्लेटो से, कैसे से करके अरस्तु ये कह रहा था कि गुरुजी की मौत के साथ ही दर्शन का अवसान नहीं हो जाएगा। तो फिर प्लेटो कहता है, प्लेटो जो कि अरस्तु को अकादमी का नक्षत्र कहा करता था, कि अरस्तु अकादमी का नक्षत्र है, तब प्लेटो ये कहता है कि अरस्तु गधे का वो बच्चा है जो दूध पीने के बाद अपनी मां को लात मार देता है। यानी हूबहू वो सब कुछ ग्रहण नहीं करता, कुछ विरोध करता है वो प्लेटो का अरस्तु अपने दर्शन के अंदर, अपने विचारों के, अपने राजनीतिक विचारों के अंदर। तो विल्डूना आगे लिखते हैं कि सीजर था, ये नहीं है कि ब्रूट्स उससे प्रेम नहीं करता था। सीजर रोम का राजा था, लेकिन सीजर ने धीरे धीरे पास इस गणतंत्रात्मक रोम की सारी शक्तियां अपने पास हथिया ली। ब्रूट्स को यह चीज पसंद नहीं आई सीजर की। ब्रूट्स सीजर से बहुत प्रेम करता था, सीजर का खास दोस्त था, लेकिन बाकी लोगों ने ब्रूट्स को भड़का दिया सीजर के खिलाफ कि सीजर धीरे धीरे तानाशाह होने की कोशिश कर रहा है और ये रोम के गणतंत्र के लिए घातक व्यवस्था है। तो ब्रूट्स ने एक दिन सीजर का सिर तलवार से अलग कर दिया, यानी एक दोस्त ने एक दोस्त को मार दिया। तो विल्डूरा कहता है कि ब्रूट्स सीजर से तो प्रेम करता है, लेकिन रोम को उससे भी ज्यादा प्रेम करता है। उसी प्रकार अरस्तु प्लेटो से तो प्रेम करता है, लेकिन दर्शन से प्रेम उससे भी ज्यादा करता है, सत्य से प्रेम उससे भी ज्यादा करता है, ज्ञान से प्रेम उससे भी ज्यादा करता है। प्लेटो अरस्तु को प्यारा तो है, लेकिन दर्शन उससे भी ज्यादा प्यारा है, यह कहना है विल्डूरा का। तो अरस्तु ने फिर प्लेटो में क्या क्या परिवर्तन किए, हम इनकी चर्चा करते हैं। अरस्तु और प्लेटो के विचारों में जो अंतर है, अब हम उन अंतरों की चर्चा करेंगे कि अंतर क्या क्या है, क्या क्या परिवर्तन कर दिया। एक तरफ हम प्लेटो को लेते हैं और एक तरफ हम अरस्तु को लेते हैं। जैसा कि एम.बी. फोस्टर बोलता है, एम.बी. फोस्टर बोलता है कि प्लेटो की जो पुस्तक है रिपब्लिक, उसमें तर्क बुद्धि की संप्रभुता है, उसमें तर्क बुद्धि की संप्रभुता का सिद्धांत है। तर्क बुद्धि की संप्रभुता का तात्पर्य है कि तर्क बुद्धि विवेक बुद्धि होगी, वो दार्शनिक राजा के पास होगी। तो इसमें दार्शनिक राजा का राज है, यानी इसमें व्यक्ति का शासन है, इसमें व्यक्ति का शासन है। अरस्तु है वो सामूहिक बुद्धि का सिद्धांत देता है। सामूहिक बुद्धि का तात्पर्य है, अरस्तु खुद कहता है कि एक समिति होती है, वो अपने चतुर सदस्यों से भी चतुर होती है। एक व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा दार्शनिक क्यों ना हो, उसकी बजाय जो लोगों का एक समूह होता है, उसके पास बुद्धि ज्यादा होती है। यानी बहुसंख्यक लोग
जब कानूनों का निर्माण करते हैं, बहुसंख्यक लोग जो निर्णय करते हैं, वो एक व्यक्ति के निर्णय से ज्यादा अच्छा निर्णय होता है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति जब तर्क वितर्क करेंगे तो बहुत सारी बुद्धियां मिल जाएगी। तो ये है सामूहिक बुद्धि का सिद्धांत। एमबी फोस्टर कहते भी हैं, अरस्तु के लिए ये कहते हैं कि अरस्तु के जो निर्णय है वो लोकतांत्रिक है। निर्णय लोकतांत्रिक है, देखिए बड़ी जोरदार बात है। लेकिन जब निर्णयों का क्रियान्वयन है वो कुलीन तंत्रीय है, यानी निर्णय लोकतांत्रिक पद्धति से लिए जाएंगे, बहुसंख्या के द्वारा लिए जाएंगे, लेकिन जब उनका लागू करेंगे तो वो कुछ ही लोग करेंगे जो शासन करने के एक्सपर्ट हैं। तो यह है सामूहिक बुद्धि का सिद्धांत। यहां दार्शनिक राजा की बजाय यहां कानून का शासन होता है, कानून का शासन होता है। यहां व्यक्ति का नहीं है, रूल ऑफ इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि रूल ऑफ लॉ है यहां। तो दार्शनिक राजा और व्यक्ति की बजाय यहां कानून का शासन है, और यहां सामूहिक बुद्धि महत्वपूर्ण होती है। यानी बहुत सारे लोग जब मिलकर निर्णय करते हैं वो निर्णय अच्छा निर्णय होता है, बशर्ते कि कोई व्यक्ति कितना ही एक्सपर्ट हो, कितना ही ज्ञानवान हो, सद्गुणी हो, उससे ज्यादा अच्छा निर्णय एक समिति लेती है, लोगों का एक समूह लेता है। पहला अंतर तो ये था इनके मध्य कि यहां व्यक्ति के शासन की बजाय कानून का शासन होता है। दार्शनिक राजा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण है कानून। और देखें क्या अंतर है। देखिए जो प्लेटो था, प्लेटो अमूलवादी था। अमूलवादी का तात्पर्य, प्लेटो के जो पॉलिटिकल थ्योरी थी वो रेडिकल थी। देखिए संपत्ति की संस्था थी, परिवार बने हुए थे। प्लेटो कहता है कि इनको हटा दो, संरक्षक वर्ग के लिए संपत्ति का अधिकार हटा दो, परिवार का अधिकार हटा दो, और परिवार और संपत्ति का साम्यवाद ले आओ, और दार्शनिक राजा का शासन लेके और ज्ञान की सत्ता स्थापित करो आप। यानी ज्ञान सर्वोच्च हो गया, ज्ञान की संप्रभुता होगी, विवेक बुद्धि की संप्रभुता होगी। तो ये अमूलवादी था। इसके जो सिद्धांत थे अपने समय से बहुत ज्यादा आगे थे और रेडिकल चेंजेस कर रहे थे तात्कालिक समाज व्यवस्था के अंदर, कि उस समय साम्यवाद की बात करना, वो भी संपत्ति नहीं, साथ साथ में परिवार और स्त्रियों के साम्यवाद की चर्चा करना वाकई में रेडिकल था। अरस्तु के विचार रेडिकल नहीं थे, बल्कि उदार यथास्थितिवादी थे, कि परिवर्तन तो करो लेकिन धीमे परिवर्तन करो या कम परिवर्तन करो। तो इसके जो विचार हैं ये उदार यथास्थितिवादी है, लिबरल कंजर्वेटिव उदार हैं इसके। ये संपत्ति की संस्था को बनाए रखना चाहता है, परिवार को भी बनाए रखना चाहता है, लेकिन उसके लिए धीमे परिवर्तन चाहता है। ये समाज व्यवस्था को सुधारने के लिए, राज्य को सुधारने के लिए, राज्य में स्थायी व्यवस्था लाने के लिए परिवर्तन तो करता है, लेकिन धीमे परिवर्तनों का हिमायती है, या फिर यथास्थिति स्टेटस को का हिमायती है। तो यहां जो रेडिकल है, संपत्ति और परिवार को समाप्त करना चाहता है, ये उनको बनाए रखना चाहता है। और देखें ये जो प्लेटो है, मैक्स एक जोरदार बात बोलता है कि ये प्रथम कल्पनावादी है या फर्स्ट यूटोपियन है। ये तो फिर ये क्या है? ये है प्रथम राजनीति वैज्ञानिक है। ये अरस्तु ये फर्स्ट यूटोपियन है, ये फर्स्ट साइंटिस्ट है या पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। और देखें इनमें क्या अंतर है। मैक्सी और बड़ी जोरदार बात बोलता है मैक्सी कि जो प्लेटो है ये गुरु है कल्पनावादियों का, ये गुरु है क्रांतिकारियों का, ये गुरु है आदर्शवादियों का। तो फिर अरस्तु गाय का गुरु है? अरस्तु गुरु है व्यवहारवादियों का, अरस्तु गुरु है यथार्थवादियों का। ऐसे करके और वो एक तुलना करता है आपस में कि ये किस किस का जो गुरु है। ये गुरु है उपयोगितावादियों का, क्योंकि उपयोगितावादी
जिस आनंद और सुख की चर्चा करते हैं, इसकी चर्चा वो भी कर चुका है। लेकिन उपयोगितावादियों ने शारीरिक सुखों पर बल दिया, अरस्तु ने बौद्धिक और शारीरिक दोनों प्रकार के सुखों की चर्चा की है। तो ये व्यवहारवादियों का गुरु है, यथार्थवादियों का गुरु है, उपयोगितावादियों को। मैंने कहा उपयोगितावादियों का गुरु क्यों है, तो मैंने सुख की चर्चा की। उपयोगितावादी कहते हैं कि सुख महत्वपूर्ण है, हर चीज वो जो हमें सुख देती है वो उपयोगी है, चाहे वो कानून हो, चाहे संस्था हो, चाहे कोई रीति रिवाज हो, चाहे नैतिकता के कोई आधार हो, वही है जो सुख देते हैं। तो सुख महत्वपूर्ण है, लेकिन कौन से? भौतिक सुखों में बल देते हैं उपयोगितावादी। तो एक दृष्टि से अरस्तु भी दो प्रकार के सुख मानता है, नैतिक सुख, बौद्धिक सुख और भौतिक सुख। लेकिन ये सुख की चर्चा तो करता है ना, हालांकि दो मान लेता है, नैतिक और बौद्धिक, लेकिन ये उसमें से एक उठाते हैं उपयोगितावादी, भौतिक सुख उठाते हैं। तो उपयोगितावादियों का आधार है ये। यथार्थवादियों का व्यवहारवादी, व्यवहारवादियों की चर्चा की थी हमने जब अरस्तु को शुरू किया था, कि व्यवहारवादियों की तरह अरस्तु भी है, वो आनुभविक पद्धति का, वैज्ञानिक पद्धति का, तथ्यों और अवलोकनात्मक पद्धति के ऊपर बल देता है, इसलिए व्यवहारवादियों का गुरु है। और क्या अंतर है? देखिए, और अंतर है कि ये जो पद्धति का जिसका प्रयोग करता है प्लेटो, वो है निगमनात्मक पद्धति। ये तो हमने कई बार चर्चा कर ली, निगमनात्मक पद्धति, डिडक्टिव मेथड। और इसकी जो पद्धति है वो है आगमनात्मक पद्धति, इंडक्टिव मेथड। तो ये हमने बड़ी बड़ी चर्चा की। और विशेष करके ये प्लेटो है, व्यक्ति के शासन में विश्वास करता है, और अरस्तु है, ये विश्वास करता है कानून के शासन में, रूल ऑफ लॉ में। ये इसका राजा दार्शनिक राजा है, यहाँ राज कानून करते हैं। तो ये हमने अंतर किया प्लेटो और अरस्तु में, कि ये तर्क बुद्धि की संप्रभुता मानता है, दार्शनिक राजा को संप्रभु मानता है, और कानून वही होंगे जो दार्शनिक राजा ने कह दिए। यहाँ दार्शनिक राजा है, वो कानून से ऊपर है, वो कानून के अकॉर्डिंग काम नहीं करता, बल्कि कानून उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। और यहाँ कानून बड़े हैं और राजा छोटा है। और यहाँ सामूहिकता है निर्णय प्रणाली में, और कानून निर्माण के अंदर बहुत सारे लोग मिलकर निर्णय करते हैं, जो एक दार्शनिक राजा की निर्णय को ज़्यादा अच्छा निर्णय ले पाते हैं। तो ये हमने अरस्तु और प्लेटो में अंतर किया। अब हम चर्चा करते हैं इसी के दौरान कि और कौन चर्चा करता है। इजाया बर्लिन बड़ी जोरदार बात बोलता है। इजाया बर्लिन अलग से लिख लेते हैं, इजाया बर्लिन की। हमने मैक्सी की चर्चा की। देखिए, कुछ ऐसे ना पूछ लिए जाते हैं कि किसने किसके बारे में क्या कहा है, सेबाइन ने क्या कहा है, इजाया बर्लिन ने क्या कहा है, मैक्सी ने क्या कहा है, फोस्टर ने क्या कहा है, इसका आप ध्यान रखा करें। आप ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। इजाया बर्लिन भी दोनों के बारे में कहता है। इजाया बर्लिन का एक लेख है, हैडॉग एंड द फॉक्स, 1953 के आसपास ये लेख आया, हैडॉग एंड द फॉक्स। हैडॉग होता है कांटेदार जंगली चूहा और लोमड़ी, यानी जिसको झावा बोलते हैं, जो किसान है वो जानते हैं। उसके ऊपर कोई वार करते हैं तो वो ऐसे अपने आप को एक उसमें समेट लेता है, एक आवरण के अंदर। तो कांटेदार जंगली चूहा और लोमड़ी। इजाया बर्लिन ने ये कहता है कि जो प्लेटो है ये इसकी तरह है, ये प्लेटो हैडॉग की तरह है, ये है प्लेटो। और अरस्तु लोमड़ी की तरह है। प्लेटो एक बड़ी चीज के बारे में जानता है, और अरस्तु लोमड़ी की तरह है जो बहुत सारी चीजों के बारे में जानता है। प्लेटो सिर्फ एक दार्शनिक राजा और उसके चारों ओर हर चीज का वर्णन करता है, उसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना, सारी चीज उसके चारों ओर बुनता है, चाहे उसका दर्शन है, चाहे उसकी शिक्षा है, चाहे उसका साम्यवाद है। एक दार्शनिक राजा के शासन की स्थापना कैसे की जाए, सारी बुनाई उसके चारों तरफ की गई है। जबकि अरस्तु क्या करता है, वो फॉक्स की तरह है, वो बहुत चीजें जानता है। लोमड़ी बहुत सारी चीजों के बारे में जानती है, नागरिकता क्या है, दास प्रथा क्या है, कानून क्या है, कैसे बनेंगे, इन सब चीजों के ऊपर वो विस्तृत वर्णन करता है अरस्तु। तब इजाया बर्लिन
कांटेदार चूहा बोलता है प्लेटो को, अरस्तु को लोमड़ी बोलता है। तो कई बार पूछे कौन लोमड़ी और कांटेदार चूहे शब्द प्लेटो और अरस्तु के लिए प्रयोग करता है, वो इजाया बर्लिन करता है अपने एक लेख के तहत। तो ये हमने चर्चा की कि मैक्सी ने क्या कहा, इजाया बर्लिन ने क्या कहा। फोस्टर भी बोलता है कि अरस्तु मूलतः सिद्धांतकार था, जबकि प्लेटो ऐसा नहीं था। प्लेटो मूलतः दार्शनिक था, अरस्तु सिद्धांतकार था। तो ऐसे करके और हमने इनमें अंतर देखा कि क्या क्या अंतर है प्लेटो में और अरस्तु में। ऐसी क्या चीजें थी जिनको बदल दिया अरस्तु ने प्लेटो के बाद, उसके विचारों में क्या परिवर्तन किए हमने चर्चा की। अब अरस्तु के विचार हैं क्या, हम इसकी एक एक करके और चर्चा की शुरुआत करते हैं। हम अरस्तु के राज्य की चर्चा करेंगे, हम अरस्तु की नागरिकता की चर्चा करेंगे, विधि के शासन की चर्चा करेंगे, और भी अरस्तु ने जो भी सिद्धांत दिए हैं हम उन सब की चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों को करते हैं। अरस्तु का राज्य, कि अरस्तु का राज्य कैसा होगा, हम सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं। नंबर 1, अरस्तु का राज्य है ये सावयवी राज्य है। सावयवी राज्य को हम जैविक राज्य बोलते हैं। अरस्तु का राज्य स्वाभाविक है। अरस्तु का राज्य प्राकृतिक है, नेचुरल स्टेट है। अरस्तु का एक और बड़ी जोरदार है जो बहुत बार पूछा जाता है कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। स्टेट इज प्रियर देन इंडिविजुअल। राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। पूर्वगामी है कि राज्य पहले है और व्यक्ति बाद में है। राज्य आत्मनिर्भर संस्था है। राज्य सर्वोच्च समुदाय है, सुप्रीम एसोसिएशन है, कायनोनिया है राज्य, एक सुप्रीम कायनोनिया है राज्य। तो एक एक करके हम इनकी चर्चा करते हैं और इसके उद्देश्य वगैरह क्या होगा हम इसकी चर्चा करेंगे। देखिए अरस्तु का जो राज्य है, पहले हम उसकी उत्पत्ति की चर्चा करें कि राज्य उत्पन्न कैसे हुआ। तो हमें राज्य की उत्पत्ति के कई सिद्धांत मिलते हैं। एक सिद्धांत ये मिलता है कि राज्य की उत्पत्ति स्वाभाविक है, ये प्राकृतिक है। तो राज्य की उत्पत्ति स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, अपने आप ही हुई है, ये मनुष्य के स्वभाव में पाई जाती है। प्लेटो अरस्तु का तो ये कहना है। मध्ययुगीन जो विचारक थे, सेंट ऑगस्टाइन वगैरह, थॉमस एक्विनास, ये कहते थे कि राज्य देवताओं ने पैदा किया है। आधुनिक विचारक हैं, विशेषकर जो समझौतावादी है, वो कहते हैं राज्य कृत्रिम है, इसको तो जनता ने आपसी समझौता करके पैदा किया है। हॉब्स, लॉक, रूसो ये कहते हैं। प्लेटो और अरस्तु के समय जो सोफिस्ट पाए जाते थे वो भी यही कहा करते थे, सोफिस्ट समझौतावादियों की तरह, कि राज्य तो एक सोच समझकर बनाई गई इकाई है, व्यक्ति ने अपने फायदे के लिए, अपने सुख के लिए इसका निर्माण किया है, ये अपने आप बनता नहीं है। तो राज्य की उत्पत्ति, जैसा कि अरस्तु ने कहा कि इसकी उत्पत्ति स्वाभाविक है, राज्य है ये प्राकृतिक राज्य है, नेचुरल है। देखिए नेचर में जो भी हवा चलती है ये कोई चलाता नहीं है। जंगल में पेड़ उगे, किसने उगाए नहीं है, अपने आप उग गए हैं। तो स्वाभाविक चीजें, प्राकृतिक चीजें वो होती है जो अपने आप ही होती है। कृत्रिम चीजें वो होती है जो किसी के द्वारा बनाई जाती है। जैसे पेन है, ये कृत्रिम चीज है, लेकिन ये जो आसपास हवा है ये कृत्रिम नहीं है, बल्कि ये प्राकृतिक है। तो राज्य अपने आप ही बनता है, किसी के द्वारा बनाया नहीं जाता। तो हम देखें कि राज्य स्वाभाविक है, राज्य जैविक है, राज्य सावयवी है। हम इनकी चर्चा करते हैं सबसे पहले। तो राज्य की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से हुई है। हम अरस्तु के यहाँ ये कहते हैं कि राज्य प्राकृतिक उपज है, नेचुरल है, राज्य है जो है। अब ये नेचुरल कैसे है, फिर कैसे पैदा हुआ? कि राज्य के स्वभाव में, व्यक्ति के स्वभाव में होता है
कि वो परिवार बनाता है, इस परिवार से गांव बनते हैं और गांव से फिर राज्य बनता है। राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था है। राज्य व्यक्ति के जीवन के लिए आया था, क्योंकि जीवन के लिए राज्य बड़ा जरूरी है। जैसे सांस लेना जरूरी है वैसे राज्य जरूरी है, और सदजीवन के लिए राज्य बना हुआ है ताकि उसको और अच्छा जीवन देश के इसके लिए राज्य बना हुआ है। तो राज्य है क्या? राज्य गांव, परिवारों और गांव से मिलकर बनी हुई एक संस्था है, ये कहना है अरस्तु का। प्लेटो ये कहा करता था कि राज्य व्यक्ति का या उसके चरित्र का ही विराट रूप है। तो थोड़ा अंतर हो गया कि व्यक्ति का विराट रूप ही राज्य है, ये प्लेटो कहा करता था, और परिवार बढ़ता बढ़ता राज्य बन जाता है, ये कहना है अरस्तु का। व्यक्ति पहले परिवार बनाता है, फिर यहाँ जब उसके प्रयोजन पूरे नहीं होते तो फिर वो गांव बनाता है, गांव में जब उसके उद्देश्य और प्रयोजन पूरे नहीं होते तब वो राज्य बनाता है, और राज्य में जाके और वो सर्वोच्च प्रयोजन, सर्वोच्च साध्य, अपने अल्टीमेट एंड की प्राप्ति कर लेता है, वो है राज्य। तो व्यक्ति पहले परिवार बनाएगा, फिर गांव बनाएगा, फिर राज्य। तो परिवार ही बढ़ता बढ़ता है ये राज्य बन जाता है। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण कथन है। हम कहते हैं कि राज्य प्राकृतिक है। कैसे समझाता है अरस्तु कि देखिए ये इतनी स्वाभाविक संस्था है कि अगर इसे कोई बाहर रहता है या तो वो पशु है या वो देवता है, यानी आप रह नहीं सकते। जैसे आप बगैर भोजन के नहीं रह सकते, वैसे राज्य के बगैर रह नहीं सकते। तो ये जो भूख लगती है ना, ये हम पैदा नहीं करते कि हमारे पेट में भूख है, ये प्राकृतिक चीजें हैं। वैसे ही राज्य है, ये प्राकृतिक है। ये व्यक्ति को सद्गुण देता है, व्यक्ति के सर्वोच्च प्रयोजनों को सिद्ध करता है। ये व्यक्ति का उद्देश्य है, वो है यूडिमोनिया, आनंद, सुख, बौद्धिक और शारीरिक सुख। और ये बौद्धिक और शारीरिक सुख है, ये उसे सिर्फ राज्य में प्राप्त हो सकते हैं। तो इस राज्य का प्रयोजन क्या है? देखिए फिर चलते हैं। इसकी जो पद्धति है टीलियोलॉजिकल मेथड, टीलियोलॉजिकल मेथड ये कहता है कि प्रत्येक चीज का कोई न कोई प्रयोजन है। तो फिर राज्य का प्रयोजन क्या है? तो अरस्तु कहता है राज्य का प्रयोजन है नैतिक प्लस आर्थिक। यानी एक व्यक्ति के लिए सद्गुण भी जरूरी है, अच्छाई भी जरूरी है, और उसका पेट भरना भी जरूरी है। यानी बौद्धिक आनंद और शारीरिक आनंद दोनों आवश्यक हैं, नंबर एक। दूसरा, व्यक्ति के लिए जरूरी होती है शिक्षा। शिक्षा ही व्यक्ति को पूर्ण बनाती है। शिक्षा की वजह से ही व्यक्ति कानूनों का पालन करता है, व्यक्ति सत्य की खोज करता है। तो शिक्षा ही पूर्ण मानव बनाती है, और शिक्षा कौन देता है? राज्य देता है। इसलिए व्यक्ति को पूर्ण मानव बनना है तो राज्य का सदस्य बनना पड़ेगा। और देखें राज्य का उद्देश्य क्या है? राज्य में रह के हम समुदायवादी बनते हैं, हम सबका भला सोचते हैं, कॉमन गुड सोचते हैं। अगर आप परिवार में हैं तो सबका भला नहीं सोचते, अपने परिवार का भला सोचते हैं। गांव में है तो सिर्फ गांव का भला सोचते हैं, पर अगर राज्य के रहते हैं तो आप सबका भला सोचते हैं। देखिए एक जो नागरिक है वो क्या करता है? अरस्तु का नागरिक वो समस्त लोगों का भला सोचता है। तब ये है राज्य के प्रयोजन। तो कुल मिला के इसकी जो संस्था है, राज्य संस्था है, वो नैतिक संस्था है। बड़ी बड़ी ये है कि नैतिक संस्था है राज्य, जो व्यक्ति को सद्जीवन प्रदान करती है, उसको सद्गुण प्रदान करती है। और ये कुछ उसके प्रयोजन है राज्य के, कि वो समुदायवादी है, वो शिक्षा देता है, वो नैतिक और आर्थिक आवश्यकताएं पूरी करता है। आप इनके बगैर नहीं रह सकते, इसलिए आपको राज्य में रहना पड़ेगा। इसलिए राज्य स्वाभाविक है और राज्य प्राकृतिक है। इसकी हम फिर चर्चा करेंगे। पहले हम ये देखें कि राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है। स्टेट इज प्रेयर देन इंडिविजुअल। राज्य व्यक्ति से पहले है, व्यक्ति बाद में है और राज्य पहले है। यहां से जरूर क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन ये आता है, एक तो यही कि राज्य व्यक्ति से पहले है। दूसरा ये है कि व्यक्ति का हित और राज्य का हित है वो एक है। ये भी क्वेश्चन, एक कोटेशन आती है कि राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है,
राज्य का हित और व्यक्ति का हित अविभाज्य है, दूसरी कोटेशन। परिवार से गांव बना और गांव से राज्य बना, तीसरी कोटेशन। राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था है, राज्य एक सर्वोच्च संस्था है, ऐसी कोटेशन भी आती है। राज्य एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन है, समुदायों का समुदाय है, ये परिभाषा भी आती है। राज्य एक कायोनोनिया है, यानी कायोनोनिया, राज्य एक कायोनोनिया है। कायोनोनिया ये होता है समुदाय, होता है कायोनोनिया, और एक सर्वोच्च कायोनोनिया है। ये शब्द है अरस्तु का स्पेशल, कायोनोनिया एक समुदाय है राज्य, जहां हम सब इस समुदाय की भलाई के लिए कार्य करते हैं। अब हम देखें कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी कैसे है। तो देखिए, अरस्तु कहता है कि अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो व्यक्ति पहले है। ऐतिहासिक दृष्टि से व्यक्ति पहले है, नंबर 1। लेकिन अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें, या आप कह लीजिए अगर आप प्रयोजनवादी दृष्टि से देखें, तो राज्य पहले है। अब चर्चा करते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से व्यक्ति पहले है, यानी अगर हम इतिहास को देखते हैं तो व्यक्ति पहले आया था। पहले व्यक्ति आया, फिर उसने परिवार बनाया, फिर गांव आया और फिर राज्य आया। तो ऐतिहासिक कालक्रम के अकॉर्डिंग सीधा आता है कि ऐतिहासिक कालक्रम के अकॉर्डिंग व्यक्ति पहले है और राज्य बाद में है। लेकिन अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें, तो अगर आप किसी चीज को समझना चाहते हैं तो पहले पूर्ण आता है और फिर उसका अंश आता है। पहले पूर्ण और अंश, पहले हूल आता है फिर उसके पार्ट्स आते हैं। आप चलो किसी भी चीज को समझना चाहें, इस पेन को समझना चाहें तो पहले इसको आपको समझना होगा। आप इस मोबाइल को समझना चाहते हैं, इस मोबाइल को, तो पहले आपको ये पूरा मोबाइल दिखाई देगा, फिर इसके पार्ट्स दिखाई देंगे। आप बॉडी पढ़ते हैं, बॉडी पहले है, पार्ट्स बाद में। तो पहले हम संपूर्ण शरीर की चर्चा करते हैं कि शरीर में ये होता है, ये होता है, ये शरीर है हमारा। फिर हम कहते हैं ये कान है, ये नाक है, ये मुंह है, ये दांत है। फिर दांतों की चर्चा करते हैं, फिर 32 दांत बाद में आते हैं। फिर कौन कौन से प्रकार के दांत है, फिर आगे चर्चा करते हैं हम। फिर किस दांत का क्या काम है, ये हम आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहले पूर्ण आता है फिर अंश आता है। पहले हम सीधी 32 की चर्चा करेंगे कि 32 दांत होते हैं, फिर कौन कौन से होते हैं, फिर वो क्या क्या काम करते हैं, आगे चर्चा करते हैं। तो शरीर पहले आता है, पार्ट्स बाद में आते हैं। तो पूर्ण पहले आता है और अंश बाद में आता है। अगर हम प्रयोजनवादी दृष्टि से देखें तो पहले साध्य आएगा और फिर उसकी पूर्ति के लिए जो साधन है वो आएगा। तो ये है प्रयोजनवादी दृष्टि, यानी हमारा कोई ना कोई एक प्रयोजन है, एक उद्देश्य है। तो सर्वोच्च उद्देश्य है वो राज्य का है, वो है आत्मनिर्भरता। हमारा उद्देश्य है सुख खोजना, बौद्धिक और शारीरिक सुखों की खोज करना। ये हम राज्य के अंदर ही प्राप्त कर सकते हैं। तो राज्य पहले है और व्यक्ति बाद में है, प्रयोजनवादी दृष्टि से भी और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से व्यक्ति पहले है। अब फिर चलते हैं, सीधी कोटेशन आती है कि किसने कहा कि व्यक्ति पहले है, राज्य पहले है और व्यक्ति बाद में है। यह ऐसे आएगा कि ऐतिहासिक दृष्टि से तो व्यक्ति पहले है, लेकिन प्रयोजनवादी दृष्टि से राज्य पहले है। ये अरस्तु की बात है। यानी इतिहास में तो व्यक्ति पहले आया था, लेकिन प्रयोजन किसका बड़ा होता है, राज्य का। तो राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन है। तो साध्य हमेशा साधन से बड़ा होता है, प्रयोजन, उद्देश्य, लक्ष्य ये बड़ा होता है। तो ये हमने देखा। फिर राज्य आत्मनिर्भर संस्था है, राज्य सर्वोच्च समुदाय है, यानी इससे बड़ा फिर कोई समुदाय नहीं है। इसी समुदाय में रह के हम नैतिक, बौद्धिक, सद्गुणी जीवन जीते हैं। परिवार में हम जीवन तो जीते हैं, लेकिन उतने सद्गुण हमारे अंदर विकसित रहते हैं, हमें शिक्षा नहीं मिलती इतनी अच्छी जितनी कि राज्य के अंदर मिलती है। समुदायवाद के गुण होते हैं, कॉमन गुड के गुण होते हैं, वो एक परिवार और गांव की बजाय एक राज्य के अंदर ज्यादा विकसित होते हैं। तो देखिए, छोटे छोटे कोटेशन से कि राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था है, राज्य व्यक्ति से पूर्व है, राज्य सद्जीवन के लिए, जीवन के लिए आया था, सद्जीवन के लिए बना हुआ है। राज्य गांव और परिवारों का समूह है, पहले परिवार आता है फिर गांव फिर राज्य बनता है। ऐतिहासिक दृष्टि से व्यक्ति पहले है, लेकिन मनोवैज्ञानिक और प्रयोजनवादी दृष्टि से
राज्य पहले है। तो ऐसे करके और कुछ कोटेशंस हैं जो राज्य के ऊपर पूछी जाती है। अब इस राज्य में क्या क्या है, देखिए ये जो हम चर्चा करते हैं ना, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, इसको हेगल भी मानता है। ये जितने भी आदर्शवादी हैं ये भी ऐसे ही विचारों के होते हैं। आदर्शवादी की चर्चा करें कौन कौन है, कांट है, हेगल है, ग्रीन है, ब्रेडले है, बोसांके है। लेकिन हेगल है ना, ये ऐसा वो व्यक्ति है जो राज्य को साध्य मानता है, राज्य को पूर्व मानता है, व्यक्ति को साधन मानता है और बाद में मानता है। तो हेगल भी अरस्तु के इस विचार का समर्थन करता है कि राज्य पहले और व्यक्ति बाद में। राज्य साध्य है अपने आप में और व्यक्ति साधन है। चलिए इसके बाद अब इसका उद्देश्य क्या है, तो नैतिक उद्देश्य, एक नैतिक संस्था है राज्य, जहां हम रह के एक सद्गुण पूर्वक अच्छा जीवन जी सकते हैं, सद्गुणों का विकास कर सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं हम। अब इस राज्य में क्या क्या है, हम इसकी चर्चा करते हैं। इस राज्य में परिवार है। सबसे पहले हम परिवार की चर्चा करते हैं, यानी फैमिली है, क्योंकि परिवार से बढ़ता बढ़ता ही राज्य बनता है। तो परिवार का वर्द रूप ही राज्य है, जैसा कि व्यक्ति का वर्द रूप राज्य है। प्लेटो व्यक्ति का वर्द रूप बोलता है राज्य को, और अरस्तु परिवार का वर्द रूप बोलता है राज्य को। परिवार, अरस्तु कहता है कि परिवार असमानता का क्षेत्र है। बस इसी की चर्चा करेंगे, असमानता का क्षेत्र। परिवार असमानता का क्षेत्र है। अब ये क्वेश्चन नहीं आता कि परिवार में कौन शामिल होते हैं, बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, पत्नी होती है, मालिक होता है यानी पति होता है, दास होते हैं, और ये सब मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि मालिक, उसकी पत्नी, उसके बच्चे और दास ये मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं। हमारा तो मुद्दा ये है कि परिवार असमानता का क्षेत्र है, अरस्तु का ये कहना है। कैसी असमानता, तो हम देखें कि इस परिवार में लैंगिक असमानता पाई जाती है। नंबर 1, इसमें बौद्धिक असमानता पाई जाती है। और इस परिवार में लैंगिक और बौद्धिक के अलावा आयु की असमानता पाई जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि प्लेटो और अरस्तु में एक बहुत बड़ा अंतर है। प्लेटो था वो स्त्री सशक्तिकरण का समर्थक था, स्त्री समानता का समर्थक था, वुमेन इक्वलिटी का समर्थक था। लेकिन अरस्तु ऐसा नहीं है। अरस्तु पुरुष और नारी में भेद करता है, गुणों में भी, क्षमता में भी, तर्क बुद्धि में, विवेक में भी। एक परिवार का मुखिया होगा वो पुरुष होगा, महिला उससे निम्न दर्जे की होगी। वो कहता है कि महिला अनुत्पादक पुरुष है, यानी किसी प्रकार का उत्पादन नहीं करती वो सिवाय बच्चों को छोड़ के, क्योंकि उसके पास तर्क बुद्धि और विवेक बुद्धि नहीं होती। तो ये लैंगिक भेदभाव का भारी समर्थक है अरस्तु, जो स्त्री को दासी मानता है पुरुष की। ऐसा ही इसी का समर्थन आगे चल के मैंने देखा कि रूसो करता है और हेगल। रूसो और हेगल भी स्त्री और पुरुष को समान नहीं मानते। रूसो तो कहता है कि स्त्री का उद्देश्य है सज धज के अपने पति को खुश रखना, उसकी शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करना। अरस्तु के विचार भी कुछ कुछ ऐसे ही है। अरस्तु वो विचारक है जो स्त्री और पुरुष को असमान मानता है। फिर एक बार और कहता है कि बौद्धिक असमानता होती है। बौद्धिक असमानता यानी दास और मालिक में जो असमानता होती है बौद्धिक असमानता होती है, या सद्गुण या गुणों की असमानता होती है। मालिक होता है उसमें गुण होते हैं, विवेक होते हैं, तर्क बुद्धि होती है, और दास में ऐसी चीजें नहीं पाई जाती। आयु की असमानता कि मालिक बच्चे नहीं होंगे बल्कि वो एक पुरुष होगा, एक प्रौढ़ पुरुष होगा, क्योंकि आयु की असमानता। आयु की असमानता की वजह से बच्चों में तर्क बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, विवेक का विकास नहीं हुआ है, इसलिए इस परिवार का मुखिया होगा वो एक प्रौढ़ पुरुष होगा। तो
परिवार समानता का नहीं बल्कि असमानता का क्षेत्र है। ये एक महत्वपूर्ण विचार हमने देखा कि परिवार असमानता का क्षेत्र है। औरत पुरुष समान नहीं है, दास और मालिक समान नहीं है, बाप और बेटा समान नहीं है। तो वो एक पिता होगा, तो इस परिवार का मुखिया कौन होगा? एक पिता, यानी एक पुरुष पिता इसका मुखिया होगा। चलिए और देखें, अभी हमने चर्चा की असमानता के क्षेत्र की, तो इसके साथ साथ हमें एक और विचार देखना पड़ेगा इसका, वो है दास प्रथा संबंधी विचार, स्लेवरी। अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचार हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण, इनके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अरस्तु दास प्रथा का जो समर्थन करता है उसका आधार है प्राकृतिक असमानता। वो कहता है कि ये सोसाइटी है, ये श्रेणीबद्ध है, यानी श्रेणीबद्धता है, ये प्राकृतिक है और इसमें गुणों का अंतर पाया जाता है, गुणों का अंतर और श्रेणीबद्धता। अब हम इस मुद्दे को समझने की चर्चा करते हैं कि प्राकृतिक और सामाजिक दो प्रकार की होती है, या कृत्रिम कह लो आप, असमानता। कि इस संसार में जो असमानता है वो प्रकृति प्रदत्त है। प्रकृति किसी को मालिक पैदा करती है, प्रकृति किसी को सद्गुणी और किसी को असद्गुणी पैदा करती है। गुणों में अंतर देखिए, मालिक में जो गुण होते हैं, जो बल होता है, वो बौद्धिक गुण होते हैं, ये तो होते हैं मालिक में। तो फिर दास में क्या पाए जाते हैं? तो दास में पाया जाता है शारीरिक बल। तो यानी बल और गुणों में अंतर होता है। जिसमें विवेक और बुद्धि होती है वो मालिक होता है, जिसमें सिर्फ शारीरिक ताकत होती है और बुद्धि नहीं होती वो होता है मालिक। तो गुणों में अंतर होता है। फिर ये कहता है कि प्राकृतिक असमानता, यानी गुणों में अंतर भी प्रकृति पैदा करती है, इस वजह से श्रेणीबद्धता पैदा होती है, हायरार्की पैदा होती है, ऊंच नीच पैदा होती है, मालिक और दास के संबंध पैदा होते हैं, एक उच्च होगा एक निम्न होगा, उच्च और निम्न के संबंध ये प्राकृतिक हैं, समाज प्रदत्त नहीं है। किसी को मालिक बनाया, किसी को दास बनाया, ये प्रकृति ने बनाया है और पैदा इनको ऐसा ही किया है, यानी ये पैदाइशी होते हैं, समाज निर्मित नहीं है। बहुत बाद में जाके जब रूसो आया तो उसने बताया कि बहुत सारी असमानताएं ये प्राकृतिक होती हैं। हमारे यहाँ हम ये कहते हैं, देखिए हिंदू एक जो समाज है उसमें कुरीति है, एक कुपरंपरा, वो ये कुसोच ये है कि ब्राह्मणों को जो सर्वोच्च बनाया है वो ईश्वर ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, और दलितों को जो अबौधिक और निम्न स्तर दिया है वो ईश्वर ने दिया है, प्रकृति प्रदत्त है, जबकि ऐसा है नहीं वास्तव में। अब और चर्चा करें कि महिला और पुरुष में जो सेक्स का अंतर है, भी एक स्त्रीलिंग है एक पुल्लिंग है, ये प्रकृति प्रदत्त है। लेकिन जो जेंडर गैप आया है, जो कार्य विभेद आया है कि महिलाएं हैं वो बच्चे पैदा करेगी और घर संभालेगी, और पुरुष है वो बाहर रहेगा और सार्वजनिक क्षेत्र में भागीदारी करेगा। तो प्राइवेट वुमेन और पब्लिक मैन, देखिए एलिस्टीन बोलती है, एलिस्टीन एक बहुत बड़ी नारीवादी है, वो कहता है कि पब्लिक मैन और प्राइवेट वुमेन, एलिस्टीन बोलती है ये कि आदमी उसने सार्वजनिक क्षेत्र में कब्जा कर लिया है और जो घरेलू क्षेत्र था वो महिलाओं को सौंप दिया गया। बच्चे पैदा करना, घर का काम करना, पोतड़े सुखाना, गोबर बुआरी करना, पशुओं का काम करना और चूल्हा चौका करना, ये सब स्त्री को सौंप दिया गया। और पुरुष ने राजनीति करना, खेल कूद करना, राज्य संचालन करना, पुलिस संचालन करना, ये सारी ताकतवर काम थे वो अपने पास ले लिए। तो ऐसे ही ये जो दास प्रथा है ये अरस्तु के नजर में समाज प्रदत्त नहीं है, बल्कि ये प्राकृतिक प्रदत्त है। ये जो गुणों में अंतर है और ये श्रेणीबद्धता है, ये स्वाभाविक है, ये किसी की पैदा नहीं की हुई है, ये कहना है अरस्तु का। चलिए हमने देखा कि ये दास प्रथा है ये प्राकृतिक है। देखे और क्या है, ये कहता है ये दास है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्वाभाविक दास और एक होते हैं वैधानिक दास। दास भी दो प्रकार के, स्वाभाविक दास और वैधानिक दास। कुछ लोग दास बनने के लिए पैदा होते हैं, यानी वो स्लेव
जिनमें सिर्फ शारीरिक बल होता है, बुद्धि बल होता ही नहीं है। कुछ ऐसे स्वभाव से ही कुछ लोग हैं वो दास बनने के लिए पैदा होते हैं, ये तो स्वाभाविक दास होते हैं जिनमें गुण नहीं होते। दूसरे होते हैं वैधानिक दास, इनमें गुण तो होते हैं लेकिन ये युद्धबंदी होते हैं। जब एक राज्य दूसरे राज्य को विजित कर लेगा तो जो हार गए हैं उनको दास बना लिया जाता है। वो मालिक होंगे तो भी दास बन जाएंगे दूसरों के। तो ये होते हैं वैधानिक दास जो युद्ध के माध्यम से पैदा होते हैं। तो दासता दो प्रकार की होती है। अब ये देखें कि दासता के फायदे हैं क्या। अरस्तु कहता है दासता के बिल्कुल फायदे हैं। एक है नैतिक फायदा और दूसरा है भौतिक फायदा। नैतिक फायदा भी दोनों को होता है, मालिक को भी और दास को भी, यानी अच्छा सद्गुण का फायदा होता है। नैतिक फायदा क्या होता है मालिक को नैतिक फायदा ये होता है कि दास जब काम करता है तो मालिक को अवकाश मिलता है, मालिक को काम नहीं करना पड़ता। और मालिक उस अवकाश के दौरान स्वाध्याय के माध्यम से, आपसी चर्चा परिचर्चा के माध्यम से, समुदायवादी भावना के माध्यम से सार्वजनिक कार्यों में भागीदारी करता है। तो उससे कॉमन गुड का डेवलपमेंट होता है। वो व्यक्ति और ज्यादा अच्छा होता जाता है जो मालिक है, क्योंकि उसको काम नहीं करना पड़ता। अगर वो खाने पीने की चीजें पैदा करने लग जाएगा तो फिर वो सार्वजनिक कार्यों में भागीदारी नहीं कर पाएगा, सद्गुणों का विकास नहीं कर पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, स्वाध्याय नहीं कर पाएगा, ज्यादा अच्छा नैतिक नहीं हो पाएगा। तो वे जो दास प्रथा है ये नैतिक बनाती है मालिक को, उसको अवकाश देके उसको और ज्यादा उसमें सद्गुणों का विकास करती है। तो दास को क्या नैतिक फायदा होता है, जैसे जैसे उसका मालिक है वो सद्गुणी होता जाएगा, दास उसके संपर्क में आके उसके सद्गुण सीखता जाएगा, तो दास को ये फायदा होता है। तो दोनों के सद्गुणों का विकास होता है, अवकाश के माध्यम से और संपर्क के माध्यम से। अवकाश मिलता है मालिक को और संपर्क, अच्छा संपर्क मिलता है दास को। तो फिर भौतिक फायदा क्या होता है। भौतिक फायदा ये होता है कि मालिक है उसको सारा काम किया मिल जाता है, तो वो उसको वो काम नहीं करना पड़ता और फिर वो सार्वजनिक क्षेत्र में भागीदारी करता है। दास को ये फायदा है कि उसको रोटियां मिल जाती है मालिक के यहाँ। तो नैतिक और भौतिक दो कारणों से दास प्रथा का समर्थन करता है अरस्तु कि ये नैतिक और भौतिक दोनों कारक है। और देखें कि वो इसकी है क्या इसकी दास प्रथा। एक अरस्तु बड़ी जोरदार बात बोलता है कि जो दास है वो उत्पादन का उपकरण नहीं है। जैसा कि फोस्टर भी लिखता है कि दास उत्पादन का उपकरण नहीं है बल्कि कार्य का उपकरण है। इनमें भी फर्क होता है। उत्पादन का उपकरण का तात्पर्य है कि दास उत्पादन के लिए नहीं है, उत्पादन होता है लाभ के लिए, यानी फैक्ट्री का दास नहीं है। इसका तात्पर्य ये कह सकते हैं कि जो कार्ल मार्क्स का सर्वहारा है वो है उत्पादन का उपकरण। यहां मजदूर एक मालिक को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो इसके लिए कार्य करता है उसकी फैक्ट्री में, यानी एक मालिक मजदूर से फैक्ट्री में लाभ के लिए कार्य करवाता है। हम देख रहे हैं कि वो लाभ का उपकरण नहीं हो गया है, तो उपकरण वो कार्य का उपकरण है। कार्य का तात्पर्य ये है कि ये जो भी पैदा करेगा वो सिर्फ उतना ही करेगा जितना एक घर की आवश्यकताएं पूरी हो जाए। यानी एक दास घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बाजार में चीजें बेचने के लिए चीजें पैदा नहीं करता, बल्कि घर पे कितना चाहिए, घर पे कितनी गेहूं चाहिए, कितना मसाला चाहिए, क्या कुछ चाहिए, ये कार्य करता है। ये नहीं है कि मसाला इतना पैदा करो कि उसको बाजार में बेचा जा सके, फिर वो तो मजदूर हो गया, सर्वहारा हो गया, फिर वो उत्पादन का उपकरण हो गया, कार्य का उपकरण नहीं बचा। तो दास जो कार्य करेगा वो सिर्फ घरेलू कार्यों की पूर्ति, घरेलू चीजों की आपूर्ति के लिए करेगा, उत्पादन और लाभ के लिए, बाजार के लिए वो कार्य नहीं करेगा। तो सर्वहारा में और दास में अंतर होता है, नंबर एक। दूसरा हम एक चीज और देखें, अरस्तु एक जोरदार बात बोलता है, क्या दासता आजीवन है क्या? क्या दास है ये आजीवन होते हैं क्या? ये कहता है नहीं, दास आजीवन नहीं होते।
जिस दिन दास में सद्गुणों का विकास हो जाए, ये जोरदार बात है कि जिस दिन उसमें सद्गुणों का विकास हो जाए उस दिन छोड़ देगा मालिक दास को और उसको दास तो से मुक्त कर देगा, जिस दिन दास में सद्गुणों का विकास हो जाएगा। नंबर 1, तो क्या दास प्रथा समाप्त हो सकती है क्या? तब अरस्तु कहता है बिल्कुल। जिस दिन कार्य करने के लिए मशीनें आ जाएगी, अन्न कूटने के लिए, मसाले कूटने के लिए, खेती करने के लिए हल आ जाएंगे, उस दिन दास की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी जब मशीनीकरण हो जाएगा उस दिन दासों को मुक्त कर दिया जाएगा। तो दासता आजीवन नहीं है, दासता शाश्वत नहीं है, बल्कि दासता अस्थायी है। अरस्तु की नजर में स्थायी नहीं है, दासता अस्थायी है। दास तब मुक्त हो जाएगा जब वो सद्गुणी हो जाएगा, या उसको तब मुक्त कर दिया जाएगा जब कार्य करने के लिए मशीनें आ जाएगी। तो कुछ विचारक है इस मुद्दे पर इसकी प्रशंसा भी करते हैं कि देखिए दासता का समर्थक है, फिर भी दास मुक्ति की भी चर्चा करता है अरस्तु। मशीनीकरण के माध्यम से और मशीनीकरण के बाद दास मुक्त हो जाएंगे, या फिर जब सद्गुणों का विकास हो जाएगा किसी दास में तो वो मुक्त हो जाएगा। लेकिन कार्ल पोपर क्या कहता है? कार्ल पोपर ये कहता है, कार्ल पोपर भारी आलोचक है इसकी दास प्रथा का। कुछ विचारक भले ही इसकी प्रशंसा करते हो कि दास मुक्त भी हो सकता है, लेकिन कार्ल पोपर कहता है कि दास प्रथा के मामले में ये प्रतिक्रियावादी है। प्रतिक्रियावादी वो होते हैं जो परिवर्तन पसंद नहीं करते हैं, जो कुरीतियों के समर्थक होते हैं उनको हम प्रतिक्रियावादी बोलते हैं। तो कार्ल पोपर प्रतिक्रियावादी बोलता है। प्रतिक्रियावादी सब नहीं है, ये प्रतिक्रियावादी ये तो कोई भी हो सकता है। प्रतिक्रियावादी दास प्रथा के मामले में, व्यक्तियों की समानता के मामले में प्रतिक्रियावादी है अरस्तु, ये कहना है कार्ल पोपर का। अब ये नहीं आएगा क्वेश्चन कि किसने प्रतिक्रियावादी कहा अरस्तु को, ये नहीं है, बल्कि ये आएगा कि उसकी दास प्रथा है अरस्तु की, जिसमें व्यक्ति को असमान माना गया है सद्गुणों की दृष्टि से, बौद्धिक बल की दृष्टि से, और उसमें प्राकृतिक असमानता का विचार है। इस विचार को लेके कौन उसको प्रतिक्रियावादी कहता है, तब हम चर्चा करेंगे कार्ल पोपर की। तो ये हमने अरस्तु के दासता संबंधी विचार देखे। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? क्वेश्चन ये बनता है कि दासता अरस्तु की प्राकृतिक है, कृत्रिम है, समाज प्रदत्त है, या क्या है? तो प्राकृतिक है दासता। ये श्रेणीबद्धता पैदा करती है। दासता होती क्या है? क्योंकि अरस्तु कहता है गुणों में अंतर पाया जाता है। प्रकृति किसी को शारीरिक बल देती है, कोई आजीवन यानी जीवन से ही यानी पैदाइशी इंटेलिजेंट होता है, बौद्धिक बल होता है, कईयों में पैदाइशी शारीरिक बल होता है। तो जिसमें बौद्धिक बल होगा, तर्क बल होगा, तर्क क्षमता होगी, वो होगा मालिक, और जिसमें नहीं होगी वो होगा दास। फिर ये कहता है क्या ये फायदेमंद है, क्या नैतिक फायदा होता है? इससे मालिक को अवकाश मिलता है और उसको सद्गुणी दास को सद्गुणी व्यक्ति के संपर्क में रहने का मौका मिलता है दासता। तो ये शारीरिक बल वालों में भी धीरे धीरे उसमें सद्गुणों का विकास करके और नैतिकता का विकास करती है। भौतिक फायदा होता ही होता है ऐसे करके। और क्या दासता समाप्त हो सकती है क्या? तो अरस्तु कहता हो सकती है। जब मशीनीकरण हो जाएगा या दास में सद्गुणों का विकास हो जाएगा, दासता समाप्त हो जाएगी या दास को मुक्त कर दिया जाएगा। ऐसे करके हमने बड़े मजेदार विचार देखे दासता के संबंध में अरस्तु के विचार। अब आगे चलते हैं और अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार करते हैं। सिटीजनशिप के ऊपर अरस्तु का क्या कहना? नागरिकता सिटीजनशिप। पहले तो इस मुद्दे पे चर्चा करें कि सिटीजन कौन नहीं होगा। और सिटीजनशिप का आधार क्या नहीं है, बेस क्या नहीं है। कौन नहीं होगा? तो देखिए ऐसी कोई लिस्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आमतौर पे नहीं आते। चलिए, स्त्रियां क्योंकि वो अनुत्पादक पुरुष हैं, उनमें बौद्धिक बल कम होता है, स्त्रियां नहीं होंगी।
बच्चे नहीं होंगे क्योंकि उनमें वो परिपक्व नहीं हुए हैं। बूढ़े नहीं होंगे क्योंकि उनमें क्षमता कम हो गई है, सोच कम हो गई है, तर्क बुद्धि कम हो गई उनमें। विदेशी नहीं होंगे क्योंकि ये कभी भी गड़बड़ कर सकते हैं। शिल्पी नहीं होंगे, किसान नहीं होंगे क्योंकि इनके पास अवकाश नहीं होता। तो ये सारे नहीं होंगे सिटीजन। कारण मैंने बता दिया, स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े, एलियन, शिल्पी, किसान, ये नहीं होंगे। तो क्या क्या आधार नहीं होंगे? आप ये नहीं कह सकते कि मैं यहाँ मूल रूप से रह रहा हूँ, मेरी 20 पीढ़ियाँ रह रही, इसलिए मैं यहाँ का नागरिक हूँ, जो कि आजकल नागरिकता की जो परिभाषा है, नंबर 1। दूसरा, नागरिकता का आधार जन्म स्थान भी नहीं है कि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। जैसे आजकल की नागरिकता वो ये है कि जहाँ पैदा हुए वहाँ के आप नागरिक बन सकते हैं, जन्म स्थान भी नहीं है। कानूनी हैसियत कि आपको एक कानूनी हैसियत दे दी गई, आप वहाँ पढ़ सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ के नागरिक भी हैं। तो ये आधार नहीं है। मूल निवास, मूल निवास, डोमोसाइल, कि ये नहीं है कि आप वहाँ के मूल निवासी हैं, उस आपकी 20 पीढ़ियाँ एथेंस में रह रही है तो आप वहाँ के नागरिक बन जाएंगे। नहीं, आपने वहाँ पैदा हुए तो ये भी आधार नहीं है। कानूनी हैसियत, आपके पास ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, दावा कर सकते हैं, तो ये भी आधार नहीं है। तो फिर आधार है क्या? अब हम नागरिकता के आधार ही देखते हैं कि क्या है नागरिकता के आधार। नागरिकता के आधार। तो पहले तो नागरिक कौन होगा, हम ये डिसाइड करते हैं कि नागरिक कौन होगा, सिटीजन कौन होगा। तो नागरिक वो होगा जो शासन व न्यायिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी करेगा। ये आ गई नागरिक की परिभाषा। वो होगा नागरिक, शासन और न्यायिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी करने वाला व्यक्ति नागरिक होगा। तो जो सामुदायिक कार्यों में भाग लेगा वो होगा नागरिक, जो कॉमन गुड के बारे में कार्य करेगा वो होगा नागरिक। इसीलिए हम कहते हैं ये नागरिक समाज और समुदायवाद का प्रणेता है। अब और देखें कि फिर न्यायिक और शासन कार्यों में सक्रिय भागीदारी करने के लिए फिर और क्या क्या चीजें चाहिए। तो देखिए, अगर वही व्यक्ति सक्रिय भागीदारी कर सकता है न्यायिक और शासन कार्यों में जिसके पास तर्क बुद्धि हो या जिसके पास विवेक बुद्धि हो, तो एक नागरिक बनने के लिए तर्क बुद्धि या विवेक बुद्धि अत्यंत आवश्यक होती है, नंबर 1। क्योंकि अगर तर्क बुद्धि और विवेक बुद्धि नहीं होगी तो वो कभी भी कॉमन गुड में भाग नहीं ले पाएगा, वो तो फिर स्वार्थी हो जाएगा। और देखें और क्या आवश्यक है, इसके लिए अवकाश आवश्यक है। अवकाश होगा तभी वो 100 अध्याय कर पाएगा, अच्छे सद्गुणों का विकास कर पाएगा, नैतिक जीवन का विकास कर पाएगा, कुछ सोच पाएगा, मंथन कर पाएगा, विचार कर पाएगा। तो इसके लिए अवकाश आवश्यक है। अवकाश आप में तर्क बुद्धि का विकास करते हैं। आपके पास, अगर आप खेतों में काम कर रहे हैं, आपके पास टाइम ही नहीं है कि कब आप स्वाध्याय करें, अच्छे लोगों से चर्चा करें, परिचर्चा करें, तो अवकाश आवश्यक है। और अवकाश के लिए आवश्यक है संपत्ति, क्योंकि अगर आपके पास संपत्ति नहीं होगी तो आप संपत्ति के लिए भागादौड़ी करेंगे, तो भागादौड़ी करेंगे तो कैसे भाग लेंगे शासन और प्रशासन के कार्यों में, कैसे कॉमन गुड के बारे में, आप तो खुद के पेट के बारे में सोच रहे हैं तब तो। और फिर संपत्ति के लिए जरूरी है दास। तो ये एक इंटरकनेक्टेड चीजें हैं कि अगर आपके पास दास है तो आपके पास संपत्ति है। अब आप संपत्ति कमाने की चिंता से मुक्त हैं तो आपके पास अवकाश है। अवकाश में आप स्वाध्याय के द्वारा सद्गुण और तर्क बुद्धि का विकास कर सकते हैं। और तार्किक और सद्गुणी व्यक्ति जो शासन और न्यायिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी करते हैं वो होंगे नागरिक। तो ये है शर्तें, सक्रिय भागीदारी, अवकाश, संपत्ति, दास होना, तर्क बुद्धि होना, विवेक बुद्धि होना। तो ये एक दूसरे इंटरकनेक्टेड कर लीजिए आप कैसे ही।
शासन कार्यों में वही करेगा भागीदारी जिसके पास तर्क और विवेक बुद्धि होगी। इसके लिए अवकाश आवश्यक है। अवकाश तभी मिलेगा जब आपके पास संपत्ति हो, संपत्ति की चिंता नहीं हो और संपत्ति कमाते हैं दास। तो ये कुछ शर्तें हैं कि अरस्तु के राज्य में कौन नागरिक होगा और कौन नागरिक नहीं होगा। तो फिर नागरिकता क्या है? तो नागरिकता एक विशेषाधिकार है जो सब लोगों को प्राप्त नहीं है। ये कुछ ही लोगों को प्राप्त है जो ये कार्य करते हैं, शासन, प्रशासन और न्यायिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, नागरिकता अधिकार नहीं है जैसा कि आजकल चलता है, बल्कि नागरिकता क्या है? एक कर्तव्य है। कर्तव्य है कि आप शासन और प्रशासन के कार्यों में भागीदारी करेंगे, समुदाय के बारे में सोचेंगे, समुदाय की भलाई के बारे में सोचेंगे, परहित के बारे में सोचेंगे, राज्य हित में सोचेंगे, समाज हित में सोचेंगे। तो ये है कि ये कर्तव्य है आपका। ये कुछ ही लोग इस कर्तव्य को निभा सकते हैं जिनमें तर्क और विवेक बुद्धि होती है, जिनमें समझदारी होती है, जिनमें सद्गुण होते हैं, वही कर सकते हैं ऐसा कार्य। सद्गुणों के लिए अवकाश जरूरी है, अवकाश के लिए संपत्ति जरूरी है और संपत्ति के लिए दास जरूरी है। चलिए, एमबी फोस्टर बड़ी जोरदार बात बोलता है। फोस्टर कहता है कि प्लेटो जिस संरक्षक वर्ग की चर्चा करता है, प्लेटो के संरक्षक वर्ग में शासक और सैनिक आता है। यही है जो शासन और प्रशासन कार्यों में भाग लेते हैं, न्यायिक कार्यों में। अरस्तु क्या करता है? अरस्तु का नागरिक है वो प्लेटो के संरक्षक वर्ग के तुल्य है। यानी प्लेटो का संरक्षक वर्ग गार्जियन और प्लेटो का नागरिक एक ही है। बस ये है कि प्लेटो ने, फोस्टर कह रहा है, उनके अंदर भेद, एक दीवार खींच दी शासक और सैनिक की। अरस्तु ने कोई दीवार नहीं खींची, उनको नागरिक कह दिया। तो बड़ी जोरदार एक वो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा विचारक ये कह रहा है कि प्लेटो का संरक्षक वर्ग और अरस्तु का नागरिक एक ही है? वो एमबी फोस्टर का कहना है। फिर फोस्टर कहता है बस फर्क इतना ही है कि प्लेटो उनके मध्य एक दीवार खींच देता है, संरक्षक वर्ग के मध्य शासक और सैनिक, और ऐसी दीवार कौन हटा देता है? नागरिक कहकर अरस्तु हटा देता है। अब हम जो चर्चा कर रहे थे, दो मजेदार चर्चा करते हैं। एक तो अवकाश के ऊपर चर्चा करते हैं, एक चर्चा और करते हैं। मैंने कहा दो चर्चा करेंगे। अवकाश कार्य से महत्वपूर्ण है। एक तो ये चर्चा करेंगे, बड़ी ही रुचिकर चर्चा है। दूसरी चर्चा ये करेंगे कि श्रेष्ठ नागरिक, सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, वह श्रेष्ठ मानव में अंतर होता है। एक ये चर्चा करते हैं कि अवकाश कार्य से महत्वपूर्ण है, अरस्तु का कहना है ये। और श्रेष्ठ नागरिक और श्रेष्ठ मानव में अंतर होता है, ये भी अरस्तु का कहना है। इन दोनों को समझते हैं। आपके ये थोड़ा सा कम समझ में आता है। अपन कहते हैं कि कार्य महत्वपूर्ण होता है, अवकाश महत्वपूर्ण नहीं होता। तो यहां हमें इसको समझना पड़ेगा कि कार्य क्या है और अवकाश क्या है। देखिए, अरस्तु की एक बड़ी फेमस कोटेशन है कि युद्ध होना चाहिए शांति के लिए और कार्य होना चाहिए अवकाश के लिए। अभी चर्चा करते हैं कि इस अगर कोटेशन को समझना है तो हमें अवकाश को समझना होगा कि अवकाश है क्या। अवकाश का तात्पर्य है वो समय जब आप स्वाध्याय करते हैं, आप चर्चा परिचर्चा करते हैं, आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, आप अध्ययन करते हैं और आप इन सब के माध्यम से अंदर नैतिकता का, ईमानदारी का, सत्यता का विकास करते हैं, अपने अंदर सद्गुणों का विकास करते हैं। वो है अवकाश। कोई भी व्यक्ति जिसके पास अवकाश नहीं होगा वो नागरिक नहीं बन सकता, क्योंकि एक सद्गुण व्यक्ति बनने के लिए अवकाश अत्यंत आवश्यक है। एक किसान है, एक शिल्पी है,
उसमें बुद्धि तो है, लेकिन उसके पास अवकाश नहीं है, इसलिए वो अपने सद्गुणों का विकास नहीं कर सकता, इसलिए वो नागरिक नहीं होगा। तो अवकाश का तात्पर्य है वो समय जब आप शासन कार्यों में भाग लेते हैं, स्वाध्याय करते हैं, नैतिक गुणों का विकास करते हैं, सद्गुणों का विकास करते हैं, वो है अवकाश। अब आपके गड़बड़ क्यों, उल्टा क्यों सोचते हैं? हम सोचते हैं अवकाश का तात्पर्य निंद्रा लेना, अवकाश का तात्पर्य मौज मस्ती करना, अवकाश का तात्पर्य शराब पीना, अवकाश का तात्पर्य शारीरिक भोग करना, अवकाश का तात्पर्य निठल्लापन। ये नहीं है, अरस्तु के अकॉर्डिंग अवकाश ये नहीं है। अवकाश का तात्पर्य है बौद्धिक गुणों का विकास करना, बौद्धिक सद्गुणों का विकास करना, बौद्धिक प्रवृत्तियों का विकास करना, सार्वजनिक कल्याण के जो विचार है उनका विकास करना। अवकाश का तात्पर्य वो क्षण जब आप सार्वजनिक हित में सोचते हैं, सार्वजनिक हित में कार्यवाही करते हैं, वो है अवकाश। कार्य तो दास भी कर सकते हैं, ये शारीरिक कार्य, और अवकाश है बौद्धिक कार्य। तो शारीरिक कार्य से बौद्धिक कार्य श्रेष्ठ होते हैं। निठल्लापन, शारीरिक भोग, निद्रा, ये तो दास भी कर सकता है। तो दास के पास क्या नहीं कर सकता? दास विवेकपूर्ण, तर्कपूर्ण सद्बुद्धि का विकास नहीं कर सकता। तो अवकाश कार्य से श्रेष्ठ है, ये कहना है अरस्तु का। तो युद्ध शांति के लिए होना चाहिए और कार्य अवकाश के लिए होना चाहिए। तो शांति युद्ध से श्रेष्ठ है और वैसे ही अवकाश कार्य से श्रेष्ठ है, कि अवकाश के माध्यम से अपने बौद्धिक गुणों का विकास करते हैं। दूसरा है कि श्रेष्ठ नागरिक व श्रेष्ठ मानव में अंतर होता है। प्लेटो इनमें अंतर नहीं मानता था, अरस्तु तो मानता है। अरस्तु कहता है श्रेष्ठ नागरिक वो होता है जो किसी भी शासन पद्धति में, कोई सी भी शासन पद्धति हो, वहां शासन कार्यों में भागीदारी करता है, कानून का निर्माण करवाता है या करता है, और कानून का पालन करता है। वो होता है श्रेष्ठ नागरिक। चाहे वो राजतंत्र हो, चाहे वो कुलीन तंत्र हो, चाहे वो भ्रष्ट तंत्र हो, चाहे वो ओलिगार्की हो, जो व्यक्ति उस शासन पद्धति के अकॉर्डिंग कानूनों का पालन करता है, वो होता है श्रेष्ठ नागरिक। तो श्रेष्ठ नागरिक एक सापेक्ष विचार है। अगर कोई व्यक्ति एक तानाशाही शासन व्यवस्था में तानाशाह के आदेशों और कानूनों का पालन करता है, तानाशाह की हाँ में हाँ मिलाता है, तानाशाह के जो कार्य हैं उनमें भागीदारी करता है, तो वो श्रेष्ठ नागरिक होगा। और ऐसे लोगों को तमके मिलते हैं। एक राजतंत्र में अगर राजा की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, राजा के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आप श्रेष्ठ नागरिक हैं। लोकतंत्र में अगर जनहित का सोचते हैं, जनता की जय जयकार करते हैं, तो आप श्रेष्ठ नागरिक हैं। लेकिन श्रेष्ठ मानव है, ये एक निरपेक्ष विचार है। इसका तात्पर्य है कि आप कोई सी व्यवस्था हो, आप ईमानदार हैं, आप सत्यनिष्ठ हैं, आप अहिंसक हैं, आप कॉमन गुड या सार्वजनिक कल्याण चाहते हैं, सार्वजनिक भलाई के आप समर्थक हैं, तो ये तो कोई सी भी शासन व्यवस्था हो, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, अहिंसा, सार्वजनिक भलाई जैसे जो सद्गुण हैं, ये श्रेष्ठ मानव की पहचान है। तो श्रेष्ठ नागरिक बदलते रहते हैं, श्रेष्ठ मानव तो हर व्यवस्था में एक ही होता है। तो श्रेष्ठ नागरिक होना और श्रेष्ठ मानव होने में अंतर होता है। अब चर्चा करते हैं कि महात्मा गांधी क्या थे। तो महात्मा गांधी श्रेष्ठ मानव तो थे, क्योंकि ईमानदार, सत्यनिष्ठ, अहिंसक थे, सबके इस होते, लेकिन वो श्रेष्ठ नागरिक नहीं थे, क्योंकि वो अंग्रेजों के कानूनों को मानते नहीं थे और अंग्रेजों का विरोध करते थे। जो तात्कालिक शासन व्यवस्था का विरोध करता है, वो श्रेष्ठ नागरिक नहीं होता, श्रेष्ठ मानव हो सकता है। तो तब अरस्तु कहता है श्रेष्ठ नागरिक और श्रेष्ठ मानव में अंतर होता है। हाँ, जब अच्छी व्यवस्था होती है, एक अच्छी शासन व्यवस्था के अंदर ये दोनों एक हो जाते हैं कि श्रेष्ठ मानव और श्रेष्ठ नागरिक अच्छी व्यवस्था में एक ही होता है। तो हमने दो चीजें देखी कि अवकाश के बजाय
कार्य की बजाय अवकाश महत्वपूर्ण है, और श्रेष्ठ नागरिक और श्रेष्ठ मानव अरस्तु की नजर में एक नहीं होता बल्कि अलग अलग होते हैं। तो आज हमने कुछ छोटी छोटी चर्चाएं की। पहली जो हमने चर्चा की वो अरस्तु और प्लेटो की तुलना की। फिर हमने परिवार के संबंध में हमने विचार देखे अरस्तु के कि परिवार असमानता का क्षेत्र है। स्त्री संबंधी विचार देखे हमने अरस्तु के, जो इस स्त्री को हे और निम्न दृष्टि से देखता है। फिर हमने अरस्तु की दास प्रथा देखी कि दास प्रथा प्राकृतिक है, ये गुणों के अंतर की वजह से होती है, इसके फायदे क्या हैं, क्या दास मुक्त हो सकता है, क्या कार्ल पोपर क्या कहता है, ये हमने देखा। और फिर हमने चर्चा की नागरिकता की कि नागरिक कौन होंगे और कौन नहीं होंगे। फिर हमने ये चर्चा की कि नागरिकता के लिए क्या जरूरी है, चाहे वो अवकाश हो, दास हो, संपत्ति हो, सद्गुण और तर्क बुद्धि और विवेक बुद्धि हो, और शासन और प्रशासन के कार्यों में सक्रिय भागीदारी हो। फिर हमने ये 2 कोटेशन देखे। अगला जो अपना सेशन होगा उसमें अरस्तु के जो बचे हुए विचार हैं, चाहे विधि का शासन हो, चाहे गोल्डन मीन की थियरी हो, चाहे अरस्तु का न्याय सिद्धांत हो, या अरस्तु के संपत्ति संबंधी विचार होंगे, उनकी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद, आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आप लगातार बने रहे। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।